हाँ जी, इस वीडियो में मैं CISF 2020 का पेपर कवर करूँगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप वीडियो की स्पीड 1.25 और 1.5 कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जो भी अपडेट होगी वो उधर मैं देता रहता हूँ। एंड अभी CISF चल रहा है, इसके बाद हम CSE के पेपर भी, सिविल सर्विस के पेपर भी कवर करेंगे, NDA के भी करेंगे। जितने भी UPSC के द्वारा एग्जाम्स कराए जाते हैं, जिनमें जितने भी GS का पोर्शन है वो सब कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, या सब्सक्राइब एंड वीडियो को, यस आप वीडियो को पूरा देखा करिए। आई एम गारंटेड इट, आप इस वीडियो अगर सारी वीडियोस का पूरा देखेंगे तो आप GS के पोर्शन में किसी भी एग्जाम में फंसेंगे नहीं, आई गारंटेड इट। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में सब मैथ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसे सब छोड़ते हुए चलते हैं, क्योंकि मैथ करना अपना काम नहीं है, अपन सिर्फ GS से फोकस रखते हैं। तो GS इधर से स्टार्ट है। इसमें पूछा गया था, किंगडम प्लांटी एज लेड डाउन बाई द रॉबर्ट बिटकर कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स। तो इसमें उन्होंने जो दिया था प्लांट्स, तो इसमें प्रोटेस्टा नहीं था, यानी इसमें फंजाई भी नहीं था, एंड मोनेरा भी नहीं था। इसमें था थैलोफाइटा, बैरोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते इसमें पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज एन एनिमल सेल वुड हैव DNA RNA। कौन से ऑर्गेनल्स है इसमें DNA और RNA दोनों होता है? तो वो न्यूक्लियस है एंड माइक्रोकॉन्ड्रिया ओनली। ऑप्शन बी सही होगा इसका। ऐसा पूछा गया है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड विद द हेल्प ऑफ H2O, ओके, एंड सनलाइट टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट एंड O2 इज इवॉल्व बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब H2O। ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स। कौन सा न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल नहीं होता है? तो ये है आयरन। आयरन नहीं होता, बाकी आपने सुना होगा NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, टाइगर्स हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेयर टू काउस। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन। तो ये डिपेंड होती है जो फूड वो खाते हैं, काइंड ऑफ फूड दे ईट, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, उस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं, पूछा है, टिंडल इफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो टिंडल इफेक्ट ये होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। लाइट का होता है जब आप किसी रूम में बैठे होते, खिड़की से जो सनलाइट्स आ रही होती है, उसमें आपने देखा होगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे अंदर आ रहे होते हैं उड़ के, तो उन्हें उससे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। तो CISF के क्वेश्चंस में ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, काफ़ी इजी है ये। आप NDA CDS के ही क्वेश्चन अगर आप PYQ कर लेंगे तो आपको ये एक एक क्वेश्चन सब उधर ही मिल जाएगा। आप CDS के कर लेंगे तो आप CISF के किसी भी GS क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, आई एम गारंटेड इट, क्योंकि ये बहुत, इसमें GS पोर्शन बहुत ईजी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा गया है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी फ्रॉम द पोजिशन ऑफ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट रखा गया इन्फिनिटी पे, कॉन्केव पोजिशन ऑफ द कॉन्केव मिरर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ द इमेज इज एट द फोकस। जब आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो जो पोजिशन, जो इमेज बनती है फोकस पर बनती है, बिल्कुल सही बात है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द, जब साइज इमेज जब आप सेंटर पर रखते हैं तब सेम बनता है, सेंटर पर रखेंगे सेम साइज बनेगा। ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। जब आप ऐसे बना लीजिए, सेंटर फोकस, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर होता है। जब आप इमेज इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगी, और जब सेंटर पर रखते हैं इमेज तब ये इमेज जो बनेगी ये सेम साइज़ की बनेगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 मैथ का है, इसे छोड़िए। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 24, द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी कैरीज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। थर्मल एनर्जी फॉलो ये कैरी करता है, इसमें कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है, रेडिएशन भी होता है। ऑप्शन सी सही होगा इसका। 25 पर आते हैं, इन एन एटॉमिक गैस द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज गवर्न बाई द कोलिजन ऑफ, इफ द गैस इज आयोनाइज्ड देन द मोशन ऑफ द क्रिएटेड पार्टिकल्स मे बी मेनली गवर्न बाई द। तो ये गवर्न किए जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओनली से नहीं, स्कैटरिंग सबसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होता है इसमें, बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। ऑप्शन डी सही होगा इसका। एटॉमिक गैसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा गया, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाई।
तो गैसेस लिक्विफाइड करी जा सकती हैं कैसे? आप रिड्यूस करें प्रेशर को एंड टेम्परेचर को, रिड्यूस नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रेशर या रिड्यूस करना पड़ेगा टेम्परेचर। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एटॉमिक नंबर पर ये छोड़िए, ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, इसकी छोड़िए, सारे केमिस्ट्री आ गई यार इसमें। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इसका आंसर होगा 1.33, आंसर सही होगा इसका। मैग्नीज एक्सट्रेक्ट होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड से। तो जब आप 4/3 इसका सॉल्यूशन बनेगा, जब 3 का डिवाइड करेंगे 4 में, तो इसका 1.33 आंसर आएगा। तो ऑप्शन इसका सी सही है। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, तो इसमें NaCl जो है एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 31, ये करंट अफेयर से छोड़िए, कोई रिलीवेंस नहीं है अभी इसका। 32 पर आते हैं। इसमें पूछा गया था फर्स्ट एवर फ्लडलिट टेस्ट क्रिकेट खेला गया था, ये खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन सी सही है इसका। ये करंट अफेयर है, इसे छोड़िए। मिलान 2020 एक्सरसाइज, आप इसमें एक चीज़ याद रखिए, ये इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज है मिलान एक्सरसाइज। अब ये कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, उसको छोड़िए। ये फर्स्ट एडिशन का 1995 में हुआ था, ये भी सही है, तो ऑप्शन बहुत सही है इसका। लेकिन मिलान एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, मिलान एक्सरसाइज ये नेवी एक्सरसाइज है। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा, ये कई सारे देशों के बीच में होती है, नेवी एक्सरसाइज है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया अकॉर्डिंग टू 2019 ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स रिलीज बाय द सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट। अब ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स ये रिलीज करता है सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट। विच कंट्री द मैक्सिमम डिप्लोमेट पोस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये चाइना के पास है डिप्लोमेट को सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया नवंबर 2019 ऑथराइज कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 3500 करोड़ टू 10,000 करोड़ कर दी गई है। तो ये फुल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की करी गई थी। 38 पर आते से पूछा गया है माँ गृद्धा कश्यपिंदनम इज द मोटो, ये मोटो है किसका, तो ये मोटो है लोकपाल का। तो ऑप्शन 38 का ए सही होगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, ये याद रखिएगा। मनु भाकर, ये शूटिंग से रिलेटेड है, ऑप्शन सी सही होगा। इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ जीता भी था। रिसेंटली थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स किल्ड हुई हैं इन द शोर लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इन्फेक्शन, तो एवियन बोटुलिज्म के इन्फेक्शन से। ये डेडली न्यूरोमस्कुलर इलनेस होती है, तो ये संबर लेक राजस्थान में हुई थी, काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। ऑफ द फॉलोइंग विजिटर्स हु कंपेयर मेडाइवल विजयनगर विद रोम, कौन से विजिटर जिन्होंने मेडाइवल विजयनगर को रोम से कंपेयर किया था, तो ये थे डोमिंगो पियाज, इन्होंने किया था। ये कहाँ से आए थे, ये पुर्तगीज से आए थे, पुर्तगाल से आए थे। एंड अफानेसी निकितिन, ये रशिया से आए थे। फर्नांडो नुनीज, ये भी पुर्तगीज थे, पुर्तगाल से आए थे। एंड निकोलो दी कोंती, ये इटालियन ट्रैवलर थे। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। द टर्म फही कास्ता रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, द टर्म फही कास्ता ये रेफर करती है किसके लिए, फही कास्ता ये है रेजिडेंट कल्टिवेटर्स नहीं थे, लैंडलेस कल्टिवेटर्स, नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स, ये टर्म रिलेटेड है नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स। ऑप्शन सी सही होगा इसका। एंड फही काश्ता बोलते हैं नॉन रेजिडेंट को, रेजिडेंट कल्टिवेटर्स को बोलते हैं खुद काश्ता। ऑप्शन ए में खुद रेजिडेंट कल्टिवेटर्स को बोलते हैं खुद काश्ता। और क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर के टाइम पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस वाज इंट्रोड्यूस इन द डेली रूटीन ऑफ द किंग्स, कौन सी प्रैक्टिसेस डेली रूटीन ऑफ द किंग्स में इंट्रोड्यूस करेगी, तो वो करेगी जरों का दर्शन, ये करी गई थी अकबर के टाइम पे। ये आप अपने शॉर्ट नोट्स पे लिख सकते हैं, जरों का दर्शन ये प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करी गई थी अकबर के टाइम पे। एंड जामिन बॉस ये स्टार्ट करी थी शाहजहाँ ने, शाहजहाँ। ओके, क्वेश्चन 44 ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द वर्ड वकील रेफर्स टू, वकील ये वर्ड किसके लिए
रेफ़र किया जाता था। तो अभी तो फिलहाल में ये लॉयर्स के लिए होता है, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग एजेंट ऑफ नोबल्स हुआ करते थे रीजनल रूलर्स में। तो ऑप्शन बी सही है इसका, सॉरी सी सही है। आप वकील देख के लॉयर्स पर टिक मत कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते से पूछा गया है, सैयद अली राइस वाज ए टर्किश ट्रैवलर टू इंडिया इन द ये ट्रैवल किया था इंडिया उन्होंने 16th सेंचुरी में। क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इन 1856 हैज़ टेकन द फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट हम्पी। डिटेल फोटोग्राफ सबसे पहले ये अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने लिया था। एंड जॉन मार्शल, इन्होंने एग्जिबिट किया था हड़प्पा एंड मोहनजोदारो को। एंड कॉलिन मैकेंजी, इन्होंने फर्स्ट एग्जिबिट किया था क्या, हम्पी। कॉलिन मैकेंजी। अगर कोई पूछता है फर्स्ट डिटेल फोटोग्राफ, तो ये अलेक्जेंडर गिलनॉ ने लिया था। पहली बार इसे एग्जिबिट किया था वो कॉलिन मैकेंजी ने किया था। ओके, क्वेश्चन 47 में आते हैं, द विजयनगर किंग्स रूल्ड इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स। तो ये विरूपाक्ष गॉड के नाम पे अपने राज्य को चला रहे थे। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 48। इसमें पूछा गया है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, इनका रेन था 1575-605। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ एम्पर अकबर वॉज, ये कौन थे? तो ये थे एक रेप्यूटेड कैलीग्राफर थे। इन्हें अकबर ने टाइटल दिया था ज़रीन कलाम का, कैलीग्राफर थे। नया क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 से पूछा गया, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द टर्म मिल्कियात डिनोटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मिल्कियात टर्म ये डिनोट करी जाती थी उस टाइम में, जो पर्सनल लैंड्स ऑफ द जमींदार, जमींदार की पर्सनल लैंड हुआ करती थी उन्हें बोलते थे मिल्कियात। एंड इजारास हेल्ड बाई इजारादार्स। इजारास क्या था? ये रेवेन्यू सिस्टम था, एक तरीके से टैक्स कलेक्शन इजारादार रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था मुगल पीरियड में। ओके, क्वेश्चन 50 से पूछा गया है, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हु मोबिलाइज द हेडमैन ऑफ 84 विलेजेस, 84 देश। तो ये मोबिलाइज किसने किया था? ये मोबिलाइज किया था शाहमल ने, जो बागपत डिस्ट्रिक्ट के थे। ओके, बागपत में। मौवी अहमदुल्ला शाह, इन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था, डंका शाह। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 इसमें पूछा गया, हु रोट द बुक रेहाला। रेहाला किताब ये किसने लिखी थी? तो रेहाला लिखी थी इब्न बतूता ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आई थी। एंड अलबरूनी, इन्होंने किताब लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद ये लिखी थी अलबरूनी ने। रेहाला लिखी थी इब्न बतूता ने। एंड अब्दुल रज्जाक, ये पर्शियन थे, ये किसके टाइम पे आए थे? ये आए थे देवराय 2 के पीरियड में, अब्दुल रज्जाक। क्वेश्चन 52 पर आते से पूछा गया, विच ट्रेवलर्स डिस्क्राइब द पोस्टल सिस्टम प्रिवलेंट इन इंडिया इन द मिडाइवल पीरियड इन डिटेल। तो ये पोस्टल सिस्टम ये डिस्क्राइब किया था इब्न बतूता ने, जिन्होंने रेहाला किताब लिखी थी। एंड ये अभी मैंने बताया जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए थे। एंड ट्रेवरनर बर्नियर, ये जो थे एक तरीके से डॉक्टर थे, फिजिशियन थे उस टाइम पे, जो औरंगजेब के समय में आए थे, औरंगजेब के टाइम में आए थे। इन्होंने फरुख कोई था नाम, मेरे दिमाग से निकल रहा है, क्या था ये बेटे का नाम, उसका जो है पाइल्स की बीमारी को सही किया था। एंड पेल्सियर्ट, ये डच थे, ये आई थी जहांगीर के टाइम पे, जहांगीर के समय में आए थे। क्वेश्चन 53 से पूछेगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह। ये अभी मैं जैसे अभी बताया डंका शाह, ये कभी मैंने या पीछे बताया ना, डंका शाह मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता था, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और ये सेम पूछ लिया। ओके,
और इसमें बता दूं, गुलाम हुसैन कौन थे? ये मुग़ल हिस्टोरियन थे, गुलाम हुसैन हिस्टोरियन। ऐसे ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। नेक्स्ट कभी पूछ लेगा गुलाम हुसैन मुग़ल पीरियड में कौन थे, तो मुग़ल हिस्टोरियन थे। यही क्वेश्चन होते हैं, अब कहीं से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाता, ऐसे ही फैक्ट्स को वो कर रख देता है बना बना के। एंड जाहिर दहलवी, ये जो थे ये पोइट थे, किन के कोर्ट में थे? ये थे बहादुर शाह के कोर्ट में, बहादुर शाह के कोर्ट में ये पोइट थे। जहांगीर दहलवी। 54 पर आते से पूछा गया, हु सीरियलाइज द ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर कथा। अमर कथा ये ऑटोबायोग्राफी ये लिखी थी विनोदिनी दास ने। गिरीश चंद्र घोष, इनकी एक बुक थी हिंदूज पैट्रियट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एक बार पूछी भी जा चुकी है। हिंदूज पैट्रियट ये गिरीश चंद्र घोष की बुक किताब थी। रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने लिखी थी गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। एमजी रनाडे, इनकी एक बुक थी राइज ऑफ मराठा पावर, ये थी एमजी रनाडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 इसमें पूछा गया, ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी स्पेंड ये ट्रेवलिंग अराउंड। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरु थे, उनकी एडवाइस पर गांधी जी ने 1 साल ट्रैवल किया था इंडिया को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ऐसा पूछा गया है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, ये कौन से 2 शहरों को करता है? ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट में आता है सिलचर और वेस्ट में आता है पोरबंदर, तो सिलचर से पोरबंदर को कनेक्ट करता है ये। 57 द रेलवे नेटवर्क इंडिया ये डिवाइडेड, ये फिलहाल में रेलवे नेटवर्क 17 जोन्स में डिवाइडेड है इंडिया के अंदर। 58 बातें से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द रीजनल सुनामी सर्विस प्रोवाइडर RTSP फॉर द इंडियन ओशियन रीजन्स बाय यूनेस्को के द्वारा। तो ये से अभी हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके 59 इसमें पूछा गया, इन इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट फाउंड इन, लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बॉक्साइट ये फाउंड हुए हैं, तो ये हुए उड़ीसा में। अप्रॉक्स 51% ऑफ टोटल बॉक्साइट रिजर्व्स इन उड़ीसा। एंड झारखंड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व है कोल के। एंड आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मिनरल रिजर्व है माइका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 पे इसमें पूछा गया था, रिवर बोलगा मर्जेस इनटू, तो ये बोलगा रिवर कैस्पियन सी में मर्ज हो जाती है। एक रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइन रिवर, तो ये मर्ज हो जाती है नॉर्थ सी में, राइन रिवर नॉर्थ सी में। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इसमें चलते हैं। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स फ्रॉम, तो ये सेंट पीटर्सबर्ग तो व्लादिवोस्तोक चलती है। ऑप्शन सी सही होगा, काफ़ी फेमस ट्रेन है। 62 पर आते से पूछा गया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। तो हेडक्वार्टर आसियान का ये जकार्ता में है। आसियान में कितने मेंबर्स हैं? आसियान में 10 मेंबर्स हैं। ये स्टेटमेंट दे के पूछ सकते हैं आसियान में कितने मेंबर्स हैं। ये आसियान में 10 मेंबर्स हैं। आसियान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। बैंक इसकी स्पेलिंग क्या है भाई? बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये BNG को, एंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1967। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मेगा सिटीज़ हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उस टाइम के अकॉर्डिंग टोक्यो में थी शायद, स्टिल टोक्यो ही है हाईएस्ट पॉपुलेशन, या फिर दिल्ली हो चुका है, पता नहीं, आई डोंट नो। क्वेश्चन 64 पर आते से पूछा गया है, विटीकल्चर इज द टाइप ऑफ कल्टीवेशन लार्जली स्पेसिफिकली। ये विटीकल्चर सबसे ज़्यादा फेमस है मेडिटेरियन रीजन में, और विटीकल्चर ये होता है ग्रेप्स एग्रीकल्चर के लिए। विटीकल्चर मतलब ग्रेप्स एग्रीकल्चर, इसीलिए मेडिटेरियन रीजन ये वाइन प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा फेमस है, ग्रेप्स एग्रीकल्चर। ओके विटीकल्चर, इसमें अंगूर की खेती होती है। क्वेश्चन नंबर 65 ऐसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट फ्लोइंग रिवर। बेस्ट फ्लोइंग रिवर इनमें से कौन सी है? तीस्ता ये नहीं है, ये सिक्किम से निकलती है। ओके ताप्ती
ये यही है बेस्ट फ्लोइंग रिवर तापी, जो बैतूल प्लेटू से निकलती है, बैतूल प्लेटू से। सुवर्णरेखा ये कहाँ से निकलती है, दिमाग से निकल गया। बेतवा ये विद्यांचल से निकलती है, विद्यांचल। और ये सुवर्णरेखा निकलती है कहाँ से, सेंटर, सॉरी हाँ सेंटर, सॉरी ये निकलती है कहाँ से निकलती है ये, सेंट्रल दिमाग से निकल रहा है अब तो भाई। हाँ सॉरी, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है ये, छोटा नागपुर प्लेटू सुवर्णरेखा। तो ऑप्शन का बी सही होगा, कभी कभी कुछ दिमाग से निकल ही जाता है। पर्सन बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी कैन नॉट बी डिटरमाइन अगेंस्ट पर्सन्स टू बिलोंग थर्ड जेंडर कैटेगरी से, ओके, कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाई द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन, ओके। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट दिस इंटरप्रिटेशन बाई द सुप्रीम कोर्ट, तो ये आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी 14 से 21 ये सपोर्ट करता है इन लोगों को, ओके। अब 32 इसमें रेट इशू करी जाती हैं। 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इसमें राइट टू इक्वलिटी है, बाकी तो ठीक है। नए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 67 से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम का करेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डुअल सिटीजनशिप नहीं, सिंगल सिटीजनशिप है। स्टेट है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता तो बात ही रखती। नॉर्थ ईस्ट का तो है ही नहीं, एक पर्सन है बस। पर्सन्स बिलोंगिंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी डिसमिस्ड और रिमूवल बाई द स्टेट नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अनलाइक इन द यूएसए देयर इज नो डुअल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये सही है, इंटीग्रेटेड कोर्ट्स है यूएसए की तरह, इंटीग्रेटेड कोर्ट सिस्टम है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 पर आते से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट है प्रोसीजर टू इम्पीच ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ए मोशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट साइन बाई द एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 50 राज्यसभा से इज डिलीवर टू द स्पीकर ऑफ चेयर, स्पीकर और द चेयरमैन, पहले बिल्कुल सही है। आप 100 मेंबर्स लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा से साइन करके डिलीवर कर सकते हैं, या तो स्पीकर को या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मीन्स वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। ऑप्शन बी इसमें दिया गया है द मोशन इज टू बी टेकन अप फॉर इन्वेस्टिगेशन बाई कमिटी कंप्राइजिंग 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, ये भी सही है। द मोशन इज पुट टू वोट इन रेस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द कमिटी रिपोर्ट, इरेस्पेक्टिव नहीं उसके रेस्पेक्ट में ही होता है, तो ऑप्शन इसका सी गलत हो जाएगा। द मोशन नीड्स टू बी पास्ड बाई ईच हाउस बाई मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इसका गलत है। ये मोशन पास किया जाएगा मेजोरिटी ऑफ द हाउस इज 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, तो आप ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इस मोशन को पास करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सी गलत है इसका। क्वेश्चन 69 इसमें पूछा गया 40, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं, तो मैं आपको बता दूं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये 1978 में आया था। मिनर्वा मिल्स केस आया था, ये 1980 में आया था। अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल ये 1976 में हुआ था फर्स्ट टाइम, 42nd अमेंडमेंट। एंड केशवानंद भारती केस ये आया था 1972। अब इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये कभी भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा केशवानंद भारती केस, उसके बाद अमेंडमेंट 43, तो आप ये 2 निकल जाते हैं, 4312 ऑप्शन ए सही होगा इसका। 44th अमेंडमेंट 1978, मिनर्वा मिल्स केस 1980, अमेंडमेंट टू प्रीएम्बल मीन्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, केशवानंद भारती केस 1972, ओके, इसे याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, आप नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द प्रोसीजर और सब्सटेंस ऑफ द अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा गया है डज नॉट डिस्क्राइब नहीं करता था प्रोसीजर और सब्सटेंस ऑफ द अमेंडमेंट। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी लेड इन एनी हाउस ऑफ द यूनियन और पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में आ सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन लेड इन एनी, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है, ये सिर्फ अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। द बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी लेड इन एनी हाउस ऑफ द यूनियन एंड पार्लियामेंट, सही बात है, किसी भी हाउस में आ सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है।
द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड किए जा सकते हैं। ये सिर्फ जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, बेसिक फीचर यही गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बीटो बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है, बीटो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन बी ही गलत है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए रेमेडी वेयर ए पर्सन कैन बी कमांडेड टू परफॉर्म सम पब्लिक ड्यूटी विच हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म। तो ये है, इसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेमेडी विच ए पर्सन कैन बी कमांड किया जा सकता है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, बी कमांड, तो ये है मैंडामस। सरसरी ये रिलेटेड है ये सरसरी है जब कोर्ट, ये केस जब लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट में रेफ़र किया जाता है। को वारंटो, इसमें को वारंटो में क्या होता है, को वारंटो इसका मतलब होता है वाई वॉट अथॉरिटी यू होल्ड दिस पोस्ट, वाई वॉट अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 ऐसा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ड्यूटी ऑफ द कैग ऑफ इंडिया। कैग की ड्यूटी नहीं है, तो ये क्या करता है, टू ऑडिट करता है रिपोर्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट हैज़ ए लेजिस्लेटिव असेंबली। सही बात है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ये एक आर्टिकल 266 के अंडर आता है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट, ये भी सही है। कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सबको ये ऑडिट करता है, ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड दिया गया टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं, एंड अकाउंट्स केप्ट बाय द डिपार्टमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज। प्राइवेट एंटरप्राइज को थोड़ी ना करेगा भाई, क्या ऑप्शन इसका सी गलत है। द ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट रेवेन्यू, ऑप्शन डी भी सही, ऑप्शन सी गलत होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप टू रिकमेंड चेंजेस इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप टू रिकमेंड चेंजेस इन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस ये किए थे सरकारी कमीशन ने, ऑप्शन इसका डी सही है। कोठारी कमीशन ये एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द इंडियन सिटीजन। ड्यूटी नहीं है टू रेस्पेक्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये ड्यूटी है। डिफेंड करते हैं कंट्री को, ये भी ड्यूटी है। टू सेफ गार्ड आवर प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू वंस ओन चाइल्ड एंड द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये भी सही है, ये DPSP भी है एंड ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है, तो ये ऑप्शन सी गलत है इसका। 75 इसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट करेक्टिंग रीजनल इम्बेलेंस इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल एंड रिलायबल हेल्थ केयर सर्विसेज बाई ऑगमेंटिंग मेडिकल एजुकेशन। तो ये दिया गया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंदर, ऑप्शन ए सही है, ओके। आयुष्मान भारत ये अलग है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि भी अलग है, स्वच्छ स्वास्थ्य ये भी है, तो ऑप्शन ए सही है इसका, ओके। इसके बाद आपके प्रोफेशनल स्किल्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो हमारी GS से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से ही पढ़ना पड़ेगा, तो ये सब छोड़िए। फिर ये सब प्रोफेशनल स्किल्स के हैं जो CSF के लिए अलग से पेपर होता है, पार्ट 2 पार्ट ओके, फिर पार्ट 1 पूरा कवर कर चुके हैं, तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखा करिए यार प्लीज़। आई एम गारंटेड आप GS में कभी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं फंसेंगे, ओके। Thank you so much again.